हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि EVS को मैं NCERT से पढ़ा रही हूं और NCERT के शॉर्ट नोट्स बनाकर पढ़ा रही हूं। तो इसके पहले 9 वीडियो आ चुके हैं। इसके पहले जो वीडियो आई थी उसमें मैंने आपको मिड डे मील के बारे में, बिहू के त्योहार के बारे में और पोचमपल्ली के बारे में बताया था। यानी क्लास 9 में 3 टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए थे, मिड डे मील, बिहू का त्योहार और पोचमपल्ली। आज ये 10वां वीडियो है और आज के वीडियो में जो टॉपिक मैंने लिए हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनसे प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पाठ 24 पढ़ेंगे, दूर देश की बात। इसमें अबू धाबी के बारे में बताया गया है और अबू धाबी से प्रश्न भी पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यदि आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अबू धाबी के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है? अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE की राजधानी है। तो सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि जो अबू धाबी है वह संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। अबू धाबी और इसके आसपास के देश रेगिस्तानी इलाके में हैं। यहाँ रेत के टीले पाए जाते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं, रेगिस्तानी इलाका है ये और यहाँ पर रेत के टीले पाए जाते हैं। प्रश्न पूछा जा चुका है कि रेत के टीले कहाँ पर पाए जाते हैं। ऑप्शन में आपको अबू धाबी मिलेगा। तो आपको याद रखना है कि अबू धाबी में ही रेत के टीले पाए जाते हैं। यहाँ पेड़ और हरियाली नहीं है। जिस तरीके से अपने यहाँ पेड़ होते हैं, हरियाली होती है, वैसी हरियाली अबू धाबी में नहीं है। रेगिस्तानी इलाका है, गर्मी ज्यादा होती है, इसलिए पेड़ और पौधे वहाँ नहीं उग सकते। तो यहाँ पेड़ और हरियाली नहीं है, सिर्फ खजूर का पेड़ यहाँ पाया जाता है। जो खजूर आप लोग खाते हैं, बाजार में आता है, वो यहाँ पर बड़ी मात्रा में पैदा होता है क्योंकि यहाँ पर खजूर ही उग सकता है। खजूर जो है मरुस्थलीय पौधा है तो यहाँ पर उग जाता है। बाकी जो पेड़ और हरियाली हैं वो यहाँ पर नहीं उग सकते हैं। तो आपको याद रखना है, प्रश्न यदि पूछ लिया जाए कि अबू धाबी में कौन सा पेड़ उग सकता है तो आपको याद रखना है खजूर का पेड़। यहाँ आप चित्र में खजूर के पेड़ को देख भी सकते हैं। आगे लिखा है, यहाँ की रेतीली जमीन के नीचे तेल पाया जाता है। यहाँ जमीन के नीचे पानी नहीं है। रेतीला इलाका है तो यहाँ पर पानी की कमी है और जो जमीन है इसके नीचे तेल पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर पानी पेट्रोल से महंगा है। अब यहाँ पर तेल निकलता है जमीन के नीचे, तो जो तेल है यानी पेट्रोल है, डीजल है, ये सस्ते हैं, लेकिन पानी यहाँ पर कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए पानी महंगा है। प्रश्न पूछा जा चुका है कि कहाँ पर पानी पेट्रोल से महंगा है, तो आपको याद रखना है अबू धाबी में। प्रश्न इस तरीके से भी पूछा गया है, अबू धाबी के बारे में जो सत्य कथन है उन्हें बताइए। तो आपको याद रखना है सत्य कथन, रेगिस्तानी इलाका है, पानी पेट्रोल से महंगा है, यहाँ पर खजूर के पेड़ ही उग सकते हैं। आगे और क्या क्या आपको याद रखना है? अबू धाबी में ऊंची ऊंची इमारतें हैं, उनमें बड़ी बड़ी शीशे की खिड़कियां लगी होती हैं। खिड़कियों को बंद रखा जाता है ताकि बाहर की गर्मी अंदर ना आए। आप देख सकते हैं तो यहाँ पर आप इन चित्रों में देख भी सकते हैं, ऊंची ऊंची इमारतें हैं, इनमें शीशे की बड़ी बड़ी खिड़कियां लगी हैं और AC भी लगे हुए हैं क्योंकि गर्मी वहां पर बहुत ज्यादा होती है और खिड़कियों को भी इसीलिए बंद रखा जाता है ताकि जो बाहर की गर्मी है वह अंदर प्रवेश ना करे। आगे बढ़ते हैं। गर्मी के कारण वहां के लोग ढीले ढाले सूती कपड़े पहनते हैं, पूरा शरीर और सिर भी ढक कर रखते हैं, इससे तेज धूप से बच जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये लोग सफेद वस्त्र इसीलिए पहनते हैं क्योंकि जो सफेद वस्त्र होते हैं इनमें गर्मी कम लगती है और अपना सर भी ये ढक कर रखते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि जो धूप है उससे बच सकें और ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं
ये भी आपको याद रखना है। और पूरा शरीर और सिर भी ढक कर रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। अबू धाबी की मुद्रा दिरहम है। यहाँ के लोग अरबी भाषा बोलते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। अबू धाबी की मुद्रा क्या है? तो आपको याद रखना है दिरहम। यहाँ के लोग अरबी भाषा बोलते हैं। दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। जितना मैं आपको बता रही हूँ इससे बाहर प्रश्न नहीं आ सकता। इतना ही यदि आप लोग पढ़ लेते हैं ईवीएस में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो पाठ जो 24 मैंने आपको बताया, आपको इसमें अबू धाबी के बारे में ही याद रखना है। एक बार फिर से देख लीजिए। अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। अबू धाबी और इसके आसपास के देश रेगिस्तानी इलाके में हैं। यहाँ रेत के टीले पाए जाते हैं। चित्र में आप देख भी सकते हैं। चित्र मैंने यहाँ पर इसलिए लगा रखे हैं ताकि आप लोग चित्र देख लें तो आपको याद रहे। यहाँ पेड़ और हरियाली नहीं है, सिर्फ खजूर का पेड़ यहाँ पाया जाता है, क्योंकि यही एक ऐसा पेड़ है जो यहाँ उग सकता है। चित्र में आप खजूर के पेड़ भी देख सकते हैं। यहाँ की रेतीली जमीन के नीचे तेल पाया जाता है। यहाँ जमीन के नीचे पानी नहीं है, इसलिए यहाँ पर पानी पेट्रोल से महंगा है। अबू धाबी में ऊंची ऊंची इमारतें हैं, उनमें बड़ी बड़ी शीशे की खिड़कियां लगी होती हैं। खिड़कियों को बंद रखा जाता है ताकि बाहर की गर्मी अंदर न आए। गर्मी के कारण यहाँ के लोग ढीले ढाले सूती वस्त्र पहनते हैं। पूरा शरीर और सिर भी ढक कर रखते हैं ताकि तेज धूप से बच सकें। और यहाँ की जो मुद्रा है वह दिरहम है। यहाँ के लोग अरबी भाषा बोलते हैं। तो इतना आपको अबू धाबी के बारे में याद रखना है। अब जो पाठ 25 है, इसमें चटपटी पहेलियां बताई गई हैं। अब इनके नोट्स तो मैं नहीं बना सकती थी क्योंकि पहेलियां तो आपको याद ही रखनी पड़ेंगी। तो इन पहेलियों के बारे में मैं आपको इसी लेसन से पढ़ा दूंगी। और अभी मैंने आपको पाठ 24 बताया है, उसमें और आपको क्या क्या याद रखना है एक बार लेसन को देख लीजिए। ये मैंने अभी आपको पढ़ाया है, इसके मैंने नोट्स बनाए थे। तो आपको यहाँ पर 2 बातें और याद रखनी है कि मलयालम भाषा में पिता के छोटे भाई को चिट्टप्पन और पिता के छोटे भाई की पत्नी को कुंजम्मा कहते हैं। ये 2 बातें आपको याद रखनी है। मलयालम भाषा के 2 शब्द मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। कौन कौन से? जब मैंने आपको ओमना का सफर पढ़ाया था तब मैंने आपको मलयालम भाषा के 2 शब्द बताए थे। एक मैंने आपको बताया था कि माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा कहते हैं और माँ की माँ को अम्मू माँ कहते हैं, और पिता के छोटे भाई को चिट्टप्पन और पिता के छोटे भाई की पत्नी को कुंजम्मा कहते हैं। ये दोनों बातें आपको और याद रखनी है। अभी मैं आपको जब रिवीजन करवाऊंगी तब मैं फिर से बता दूंगी। ये मैंने नोट्स में नहीं लिखा था। ये याद रखना है, पूछा जा सकता है। अभी तक तो नहीं पूछा गया है लेकिन फिर भी आपको याद रखना है। चलिए आप अब पाठ 25 पर चलते हैं जिसमें चटपटी पहेलियां दी गई हैं और उन पहेलियों के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है चलिए आपको बताते हैं। इन पहेलियों से प्रश्न पूछे गए हैं तो इसीलिए मैं इनको बता रही हूँ। लिखा है, पहली पहेली लिखी है, कूटी जाती पीसी जाती भोजन को तीखा खूब बनाती, खाने में जो ज्यादा डल गई तो फिर मुंह से निकले सीसी, आंख नाक से निकले पानी याद दिला दूं सबको नानी, सोचो सोचो कौन हूं मैं जल्दी बोलो कौन हूं मैं। तो ये है मिर्ची। लाल मिर्ची यहाँ पर छपी हुई है तो आप लोग इसको देख रहे होंगे। तो इस पहेली का उत्तर क्या हुआ? मिर्ची। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, कूटी जाती पीसी जाती खाने में पीला रंग लाती। तो पीला रंग कौन लाता है? हल्दी लाती है। इस तरीके से हल्दी होती है फिर इसको पीसा जाता है। चोट लगे तो झट से लगाती सबकी चोट को ठीक कराती, इसलिए मैं सबको भाती सोचो सोचो कौन हूं मैं जल्दी बोलो कौन हूं मैं। तो ये हल्दी है। पहली ही लाइन में लिखा है, कूटी जाती पीसी जाती खाने में पीला रंग लाती। तो पीला रंग हल्दी ही लाती है। आगे बढ़ते हैं। ये पूछा गया था, मिलान करने के लिए भी आता है। काले काले मोती जैसी छोटी सी पर गोल हूँ, बारीक पिसी या दरदरी मैं तीखे स्वाद वाली हूँ, मीठे और नमकीन में मैं दोनों में ही डाली जाती हूँ,
सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। तो ये क्या है? ये काली मिर्च है। नमकीन में भी डाली जाती है और मीठे में भी डाली जाती है, काले काले मोती जैसी। तो ये हो गई काली मिर्च। आगे बढ़ते हैं। मैं पतला सा पर छोटा हूँ, भूरा भी हूँ और काला भी हूँ। ये भी पूछा जा चुका है। गरम घी और तेल में मैं खुशबू फैलाता हूँ, दही और जलजीरे में भून कर डाला जाता हूँ। सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। तो ये है जीरा। तो ये मिलान करने के लिए भी आता है और एक अलग से प्रश्न भी पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हरे रंग की जीरे जैसी, ठीक हाजमा रखती, खाने के बाद मुझे खाते, मैं मुंह का स्वाद बढ़ाती। सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। तो हरे रंग की जीरे जैसी, तो जीरे जैसी क्या होती है? सौंफ होती है। तो ये हो गई सौंफ। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कील जैसी दिखती हूँ पर मैं एक कली हूँ, चॉकलेटी भूरे रंग की, तेज खुशबू वाली हूँ। जब दर्द होता दांत में तब मुझे रखते दांत में। सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। तो ये है लौंग। जब कभी भी दांत में दर्द होता है तो वहां पर लौंग का तेल यदि लगा लिया जाए तो भी आराम मिल जाता है, और यदि लौंग का तेल नहीं है तो आप लौंग ही रख सकते हैं, तो उससे दांत दर्द में आराम मिल जाता है। तो पाठ 25 में पहेलियां बताई गई थी, तो मैंने आपको बता दी हैं, आपको याद रखना है। इनके नोट्स मैंने इसीलिए नहीं बनाई क्योंकि पूरी पहेली लिखनी होती, तो मैंने इसीलिए सीधा बुक से ही बता दिया है। अब अगले लेसन पर चलते हैं, पाठ 26 पर। उसके मैंने नोट्स बनाए हैं, तो उसे मैं उन्हीं नोट्स से पढ़ाऊंगी। तो चलिए नोट्स पर चलते हैं। तो पाठ 26 है फौजी वहीदा। इन्हें आप इस चित्र में देख सकते हैं। ये चित्र मैंने NCERT की बुक से ही लिया है। तो लिखा है लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं। तो आपको याद रखना है कि ये नौसेना में डॉक्टर है और समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक है। ये पहली महिला हैं जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली। ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न यदि पूछ लिया जाए कि ऐसी कौन सी महिला है जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली, तो आपको याद रखना है फौजी वहीदा। इनका पूरा नाम है लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। आगे बढ़ते हैं। लिखा है ये थन्ना मंडी नाम के बहुत छोटे से गांव से हैं। यह गांव जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में है। तो आपको याद रखना है ये छोटे से गांव से हैं। छोटे से गांव का नाम क्या है? राजौरी जिले में इनका गांव है। गांव का नाम है थन्ना मंडी। जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियां चलती हैं। पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं और इससे प्रश्न पूछा गया है जब परेड होती है तो पीछे कितनी टुकड़ियां चलती हैं? आपको याद रखना है 4 टुकड़ियां। पूरी परेड में कितने निर्देश होते हैं? 36 निर्देश होते हैं और निर्देश इतनी जोर से देने होते हैं कि सबसे पीछे वाली टुकड़ी के लोग भी सुन पाएं। आगे लिखा है इनके नाम में प्रिज्म शब्द इनके पिता ने दिया था। प्रिज्म ऐसा कांच होता है जो 7 रंग दिखाता है। वे चाहते थे कि उनकी बेटी इसी तरह अपनी पहचान बनाए। तो प्रिज्म आप लोगों ने देखा होगा। प्रिज्म जो होता है जब उस पर श्वेत प्रकाश डाला जाता है तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। तो इसीलिए इनके पिता ने इनके नाम में प्रिज्म शब्द दिया, क्योंकि वे चाहते थे कि उनकी बेटी इसी तरीके से अपनी पहचान बनाए। तो ये आपको याद रखना है इनके बारे में जो मैंने आपको बताया है। एक बार फिर से देख लीजिए रिवीजन। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं। ये पहली महिला है जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली। ये थन्ना मंडी नाम के बहुत छोटे से गांव से हैं। यह गांव जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में है। जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियां चलती हैं। पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। निर्देश इतनी जोर से देने होते हैं कि सबसे पीछे वाली
टुकड़ी के लोग भी सुन पाएं। इनके नाम में प्रिज्म शब्द इनके पिता ने दिया। प्रिज्म ऐसा कांच होता है जो 7 रंग दिखाता है। वे चाहते थे कि उनकी बेटी इसी तरह अपनी पहचान बनाए। तो ये पाठ 26 था। जो क्लास 4th की ईवीएस की बुक है उसमें कुल 27 लेसन है। जो 27वां लेसन है उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। तो ये है पाठ 27। इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसके नोट्स बनाए जाएं और इनसे अभी तक कोई प्रश्न भी नहीं पूछा गया है इस लेसन से। तो इसका नाम है कोशिश हुई कामयाब। ये छोटी सी बच्ची है, इसका नाम है चुस्किट और ये दिव्यांग लड़की है। इसके पैरों में समस्या है, ये चल नहीं सकती है। तो ये विद्यालय जाना चाहती है। तो ये विद्यालय पहुंचती है कई कठिनाइयों का सामना करते हुए। तो यही इस लेसन में बताया गया है। क्योंकि उसका सपना है कि वह विद्यालय जाए, विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाई करे, तो वह विद्यालय जाना चाहती है और वह विद्यालय पहुंचती भी है। तभी इस लेसन का नाम है कोशिश हुई कामयाब। तो इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं दिया गया है जिससे प्रश्न पूछा जाता हो और इसमें नोट्स बनाने लायक कोई भी टॉपिक नहीं था, तो इसलिए मैंने इसके नोट्स नहीं बनाए। तो आज की वीडियो में मैंने आपके 3 लेसन कंप्लीट करवाए। एक था पाठ 24 जिसमें मैंने आपको अबू धाबी के बारे में बताया। दूसरा था चटपटी पहेलियाँ, तो उसमें मैंने आपको पहेलियों के बारे में बताया। तीसरा लेसन जो मैंने आपको पढ़ाया यानी पाठ 26, तो उसमें मैंने आपको फौजी वहीदा के बारे में बताया। और इसके साथ ही आज क्लास 4th कंप्लीट होता है। यानी जो क्लास 4th की ईवीएस की बुक थी उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उनके नोट्स बनाकर मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। 10 वीडियो में मैंने आपके जो टॉपिक इम्पोर्टेंट थे ईवीएस की बुक में क्लास 4th की, तो 10 वीडियो में मैंने उन्हें कंप्लीट करवा दिया है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वह क्लास 5th की ईवीएस की बुक के जो नोट्स मैंने बनाए हैं उनकी होगी, क्योंकि क्लास 5th की बुक में भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक दिए गए हैं और कई प्रश्न उनसे पूछे जा चुके हैं। तो चलिए आज का जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। इसके साथ ही ईवीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की वीडियो जरूर देख लीजिए, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और यदि आप पेपर 2 के लिए साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप NCERT से साइंस पढ़ सकते हैं। मैंने क्लास 6, क्लास 7 कंप्लीट करवा दिया है। क्लास 8 की बुक अभी चल रही है। और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताया कीजिए। और अभी तक मैंने जितने टॉपिक आप लोगों को पढ़ाए हैं क्लास 4th की बुक में, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे मैंने सभी के नोट्स बनाकर आपको पढ़ा दिया है। तो आपको किसी भी टॉपिक में डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आपको PDF भी मिलेगी, लेकिन मैंने कहा था कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं PDF टेलीग्राम पर अपलोड कर दूँगी, लेकिन आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियो लेकर आती रहूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।